हेलो बच्चों। चलिए फिर आज हम अपना क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए आज इसी का लेक्चर नंबर 2 है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पहले वैसे जैसे हमेशा हम करते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरत पड़ेंगी आगे चल कर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और फिर उसमें हम कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले एक वीडियो बन चुका है, उस पर आप लोग एक लेक्चर हो चुका है जिसको आप लोग जा करके देख सकते हैं। वो भी हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ही था, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमें आगे देखने वाली हैं। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम करंट के बारे में सीख चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला क्या था? दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। और कभी कभी आपको क्यू निकालने के लिए ई पता रहता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इस पे हम लोगों ने कुछ बेसिक कल प्रॉब्लम की थी, आज थोड़ा सा इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, में भी क्वेश्चन हमारे इसमें भी हम बने, तो ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे थे, तो ये उसी पे है। चलिए, तो आज के लिए क्या है भाई, आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स का लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई कि ओम्स लॉ हमारा ये कहता है कि जो किसी भी कंडक्टर, मान लीजिए कि एक ये हमारे पास ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली जो करंट होगी, इस कंडक्टर से फ्लो होने वाली जो करंट होगी, वो इसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है, ठीक है। यानी जो V इक्वल्स टू होगा, जो हमारे पास V होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू I। और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमारे पास आता है एक R। तो V इक्वल्स टू Ri, where R is the resistance of the conductor, I is the current flowing through the conductor, and V क्या है? V is the potential difference applied across the conductor। उस कंडक्टर, जैसे मान लीजिए एक वायर है, तो इस वायर के एंड पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा। ये ओम फ्लो कहता है। ये वी वही वी है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये ओम फ्लो कहता है। ओम्स लॉ में एक टर्म आता है दैट इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, जैसे कि कोई एक कंडक्टर है हमारे पास। अब इस कंडक्टर्स में होते हैं इमोबाइल आयंस, जो इसमें बीच बीच में हर जगह पर इमोबाइल आयंस होते हैं। तो जब भी हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर से इधर ट्रेवल करते हैं, रीजन वो हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से रेजिस्टेंस का कॉज कहते हैं। अब ये कितना कोलिजन है, किस तरीके का कोलिजन है, उसी के एक तरह से अमाउंट के मेजरमेंट को आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि भैया हर कंडक्टर किसी करंट के फ्लो में कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम कह देते हैं। वैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ से आपको डायरेक्टली देखने से लग रहा होगा कि भैया ये जो आर की वैल्यू है वो वी और आई पर है, डिपेंड करेगी, तो वी बदलेगा तो आर बदलेगा, आई बदलेगा तो आई बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आर हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी ये अगर आपने मटेरियल नहीं बदला है तो आर नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा मत लगाइएगा। तो ये वाली चीज हमारे लिए, अगर मान लीजिए इसको आप यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी के लिए, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो आर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो आर हमारा डिपेंड करता है मेनली चार चीजों पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर उसके बाद आपका आर जो होता है वो एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस पर इनवर्सली रिलेटेड होता है। और फिर नेचर ऑफ द मटेरियल, ये चीजें आपने 10th में भी पढ़ी हैं, यहाँ पर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज रो एल बाई ए। यहाँ पर रो क्या है, आर क्या है? आर इज द रेजिस्टेंस। आर क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस होता है। रो क्या होता है? रो इज द रेजिस्टिविटी। रो इज द रेजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
एल हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो जो हमारा ये ओम्स लॉ है, ये हमारा ओम्स लॉ है, ये इसका एक तरह से स्केलर फॉर्म है। इसमें पोटेंशियल है हमारे पास, करंट है, ये सब स्केलर फॉर्म में आते हैं। लेकिन इसी ओम्स लॉ का हमको वेक्टर फॉर्म भी पता रहना चाहिए ताकि हम सॉल्व कर सकें चीजों को। तो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? जैसे देखिए, आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू, कलर हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, तो V इक्वल्स टू आर आई यहाँ पर है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, V को लिख सकते हैं E इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पढ़ा होगा आपने E इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। ये अगर लार्ज है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का V अपॉन एल, लेंथ भाई। और नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन के लिए होता है, तो अगर हम इसको इग्नोर करें तो यहीं से ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक, तो इसको हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ से ई एल हो गया, आर को आप पुट कर सकते हो रो एल बाई ए और इंटू भाई, एल से एल आपका कैंसिल हो जाता है, तो ई इज इक्वल टू रो आई बाई ए। यहाँ पर आ गया ई इज इक्वल टू रो आई बाई ए का मतलब हो गया यहाँ से आपने करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया होता है हमारे पास रजिस्ट, एक तरह से करंट डेंसिटी होता है। करंट पर यूनिट एरिया दैट इज करंट डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जैसे करते हैं। आप रजिस्टिविटी को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/रो ई टाइम्स जे। यहाँ से 1/रो क्या होता है? 1/रो होता है हमारे पास कंडक्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ही क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी हमारे पास हो जाता है। यहाँ पर ये हमारे पास कंडक्टिविटी हो गया सिग्मा टाइम्स जे। और इसी को हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो जे बराबर सिग्मा टाइम्स ई। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो जाता है इसी ओम्स लॉ का। ये वेक्टर फॉर्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट का ओम्स लॉ हो गया। यानी अगर आपको कहीं पर वेक्टर क्वांटिटीज दी हैं तो उन जगहों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर द ओम्स लॉ। ठीक, बेसिक चीजें के लिए हमें इतनी ही जरूरत है। कुल मिलाकर हमने 4-5 फॉर्मूले पढ़े हैं, इनको हम देख लेते हैं वापस से एक बार। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? पहला फॉर्मूला है हमारे पास v इक्वल्स, एक तो ये आपके पास I इक्वल्स टू, ये पूरा है ही है, क्यू बाई टी, ये सबसे बेसिक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ v इक्वल टू आर आई। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा रेजिस्टेंस के लिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और चौथा फॉर्मूला आपने यहाँ पर देखा है वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। ये कुल 4 मिलाकर बेसिक फॉर्मूले हैं जो मेन न्यूमेरिकल्स में मदद करते हैं। आप इनको कहीं नोट भी कर सकते हैं या एक जगह पे इनको इकट्ठा करके याद करते रहिए, क्योंकि जितने आपको फॉर्मूले याद रहेंगे न्यूमेरिकल्स आपके उतने ही अच्छे होते जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है इन्होंने। इन्होंने हमसे कहा है इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक हमारे पास क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। अब डिस्चार्ज ट्यूब पता होगी आपको, ठीक है। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब the number of hydrogen atom, the number of hydrogen ions drifting across a cross section per second is this। ये आपको दे रखा है कि कितने हाइड्रोजन आयंस हमारे इस कंडक्टर से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। पहले उनकी संख्या दे रखी है, फिर उसके बाद while the number of electron drifting in the opposite direction, और फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे रखी है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी उन्होंने दे रखी है उसी क्रॉस सेक्शन से? 2.4 इंटू 10⁻⁻⁻, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वहां पर दे रखी है पर सेकंड। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द ट्यूब। चलिए कुछ हम चीजें पहले समझ लेते हैं, फिर उस पर इसको सॉल्व करते हैं।
अपने डिस्चार्ज ट्यूब को हल्का सा देखा होगा डायग्राम, कुछ डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास ऐसी होती हैं। ये हो गई एक डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है इसमें नेगेटिव टर्मिनल। तो लेट अस सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं, फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब। अब इन्होंने क्या, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ करंट फ्लोइंग। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब से जो हाइड्रोजन आयंस थे, सॉरी हाइड्रोजन आयंस थे, वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से। तो मान लीजिए कि किसी समय पर ये वाला क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर करते हैं, इसमें से जो हाइड्रोजन आयंस है इधर से इधर जा रहे हैं, कौन से, H प्लस आयन, इनको आप हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। वाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो कहीं पर आप इलेक्ट्रॉन्स को भी देख रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। इनकी संख्या हमको दे रखा है, एक सेकंड में कितने हाइड्रोजन आयंस है, तो 1 × 10⁻18। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, एक सेकंड में हमारे पास 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और एक इन्होंने बैटरी हमें दे दी है कि बैटरी भैया आपने 230 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। चलिए, कल इस तरह के हम लोगों ने 2-3 सवाल किए थे, जहां पर सबसे पहला काम तो आपको निकालना है करंट। इससे आप करंट निकालना सीख गए हैं। करंट हम इससे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, करंट निकल जाएगी तो देन उसके बाद फिर हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम तो देखिए मुझे करना क्या है, रेजिस्टेंस V = IR होता है, V = RI तक। अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे वोल्टेज पता होना चाहिए और करंट पता होना चाहिए। करंट तो हमको नहीं पता है, वोल्टेज हमें गिवन है। तो वोल्टेज अगर आपको गिवन है तो आप वोल्टेज पर मेहनत मत करिए, सिर्फ करंट निकालने पर फोकस करिए। अच्छा, कैसे करंट निकालेंगे भाई करंट? सबसे पहला काम करंट आप कैलकुलेट करिए। जैसे ही करंट आपका आ जाएगा वैसे ही फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हो इसको। करंट के लिए आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T होता है, दैट इज Q = NE हो जाएगा, NE/T। अब इसमें देखो, चूंकि ये डिस्चार्ज ट्यूब है तो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई होनी रहती है, एकदम कंफर्म होता है। तो आप देखिए, अगर मैं देख रहा हूँ कि प्लस चार्ज मेरा इधर मूव कर रहा है, इसकी वजह से आई वी किधर होगा, इधर ही होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन्स मेरे इधर चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट उनके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आई ड्यू टू प्लस एंड आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यानी सीधे आपको दोनों की करंट्स को क्या कर लेना है, आप दोनों के करंट्स को निकालिए, इनको डायरेक्टली एड अप कर लीजिए। ठीक है, तो n को आप क्या लिख सकते हो, n ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस n ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये दोनों ऐड कर करके E टाइम्स, तो 1 × 10⁻18 प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना था, 2.7 × 10⁻18। ये दोनों का ऐड किया इंटू 1.6 × 10⁻−19 अपॉन में टाइम कितना है, पर सेकंड ही दिया है, यानी समय हमारे पास 1 सेकंड का इन्होंने बोल रखा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 3.7 × 10⁻18 इंटू 1.6 × 10⁻−19। यही हमारे पास करंट आ जाएगा। 16 7 जा 16 × 3.7 आपको करना है, तो 16 85, 16 96, 16 112, 112 कैरी आ गया आपके पास 11, और 16 3 जा 48, 48 में आप 11 ऐड करेंगे तो 59 ऐड हो पाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, तो 2 पॉइंट पर आप कैलकुलेशन करेंगे और 10 की पावर को एक साथ लिख लीजिए, तो 18 - 19, यहाँ से आ गया 5.92 × 10⁻⁻1, जिसको आप -1 को और इधर कम करेंगे तो हो जाएगा 0.592 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास करंट, ये आ गई करंट की वैल्यू। आधा काम यहाँ से आता नहीं हो गया। अब आपको निकालना था इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए आप इस्तेमाल करिए V = IR। अगर आप V = IR फॉर्मूला यूज करिए, अब यहाँ पर जो आ रहा है R इफेक्टिव होगा। R इफेक्टिव टर्म इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि जैसे डिस्चार्ज ट्यूब होती है तो डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब या फिर बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वैक्यूम रहा तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वैक्यूम नहीं है तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें कोई कंडक्टर की तरह उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा। तो एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको वहाँ पर टर्म इस्तेमाल करना चाहिए, बस हो गया, बाकी कोई और उसमें अंतर नहीं है। तो V आपको पता है 230 वोल्ट है,
इज इक्वल टू आई आपने अभी भी निकाला है 0.592 इंटू आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, दैट इज 230 अपॉन 0.592। अब ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा, या सॉल्व कर लीजिए अगर हो सके तो। नहीं तो छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करिए, फिर इसको कैलकुलेटर से ही करिए बिना कैलकुलेटर के ही, और बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसको कट करके ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 10 की पावर 3 लग जाएगा, तो 230 अपॉन 592 इंटू 10 की पावर 3। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो ये हमारे पास है तकरीबन 2 टाइम से नीचे है ना, लगभग 600 के आसपास है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 0.5 यानी आधे के आसपास आएगा। 0.5 इंटू 10 की पावर 3, रफली इसको हम बोल दे रहे हैं 0.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम का आ जाएगा रेजिस्टेंस हमारे पास। तो वे रेजिस्टेंस है तो इसको आप ओम बोल देंगे, यानी तकरीबन 0.5 के इसको लिख सकते हैं, रफली इक्वल टू 0.5 के का रेजिस्टेंस। चलिए, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रक्टेड कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। एक करंट है, देखिए देखिए ये डायग्राम आपको दे रखा है, जिसमें से इसका शुरू का क्रॉस सेक्शन क्या है, हल्का सा पहले बड़ा क्रॉस सेक्शन है, और फिर बड़े क्रॉस सेक्शन से करंट क्या हो गई, छोटे क्रॉस सेक्शन में हो गई है। जैसे कि मेनली आप देखते हैं पाइप वगैरह में, पाइप में क्या होता है, पानी अगर मान लीजिए किसी हल्का सा पाइप से फ्लो कर रहा है, पहले पाइप हल्का बड़ा क्रॉस सेक्शन है, उसका साइज बड़ा है, और आगे चलते चलते पाइप का साइज पतला होता जा रहा है, तो वहां पर आप पानी की स्पीड में थोड़ा सा परिवर्तन देखते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा पीछे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहीं पर आता है हमारे पास, उसमें आपने देखा होगा। सेम वैसी तरीका एक वायर, वायर में क्या है कि हल्का सा पहले मोटी वायर है, फिर उसके बाद आगे चल करके क्या हो गई है, ये यहाँ पर पतली, ये वाली पोर्शन इसका पतला हो गया। तो सेम जैसे ही वहां पर पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह ही चीजें होती हैं। वहां पर आपके पास पाइप होता है, वहां पर आपके पास पाइप होता है, तो पाइप में पानी की वेलोसिटी होती है, तो वहां पर आप लिखते हैं A1 × V1 इक्वल्स टू A2 × V2। यहाँ पर हमारे पास करंट होता है और एरिया है, तो सेम वही चीजें रिलेट होती हैं, तो A1 इंटू यहाँ पर करंट डेंसिटी J1 इज इक्वल्स टू A2 × J2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को, या A1 इंटू आप लिख सकते हैं स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखिए, आपको शुरू में क्या दिया, करंट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रक्टेड कंडक्टर एज शोन इन द फिगर, द डायमीटर D1 इज 2.2 mm। यहाँ का D1 का डायमीटर कितना है, इधर स्टार्टिंग वाला जो डायमीटर है आपके पास वो उन्होंने दिया है 2 mm का, तो D1 की वैल्यू, थोड़ा सा कुछ चीजें आप नोट करते चलिए, D1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 mm। 2 mm तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 2 × 10⁻³ माइनस में मीटर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक, पहला हो गया, और ये डायमीटर है ये भी ध्यान रखिएगा, हमें एरिया यूज करना होता है। तो फिर उसके बाद क्या है भाई, एंड J इज इक्वल टू आपको दे रखा है, J का मतलब J1, यहाँ की जो करंट डेंसिटी है दैट इज J1, तो J1 हमको दे रखा है 1.27 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये ठीक है, इसकी यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं, इतना डाटा ही हमको दे रखा है, और D2 की वैल्यू नहीं दी। अब पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि क्या कैलकुलेट करिए आप, पहला क्वेश्चन, इफ द करंट, व्हाट इज द करंट फ्लोज इनटू द
कंस्ट्रिक्शन, मतलब इस कंस्ट्रिक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है, सबसे पहली चीज तो हमें वो बताइए। आप पहले करंट कैलकुलेट करिए, करंट कैलकुलेट करने के बाद फिर आप बताइएगा कि कितना। सबसे पहले आप करंट को उसमें से निकालिए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप करंट निकाल सकते हैं, आपको डेंसिटी दिया है और ये पता है। करंट होता है आई इज इक्वल टू जे वाई जे इंटू ए हो जाता है, जे इंटू ए। तो आई आपको पता है J1 इंटू A1। आई तो कहीं से भी निकाल लीजिए, करंट तो सेम रहेगा। तो J1 की वैल्यू है 1.27 इंटू 10⁶ इंटू A1 का वैल्यू कितना होगा। चूंकि एक क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो सर्कुलर में हो जाता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। सर्कल में क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर स्क्वायर पुट करिए तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब रेडियस का, वहां पर डायमीटर दिया था तो रेडियस का स्क्वायर यानी 1 इंटू, उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 1.27 इंटू, फिर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू वैल्यू जैसे आप लिख लीजिए तो 22/7 इंटू 10⁶ माइनस 6। यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए, 7 बन जाए 7 और पॉइंट 0 पॉइंट लगेगा, 7 बन जाए 7, बचा हमारे पास 5, 57, 7 8 56 अप्रोक्सीमेट इतना इंटू 22, और ये 10⁻0 दैट इज 1 हो जाता है। तो 18 टू 36, 18 टू 36 39, 2 डिजिट पर आप पॉइंट लगा देंगे, ये जीरो जीरो है, ये 1 हो जाएगा। तो 3.96 एम्पियर ये हमारे पास क्या आ रही है, करंट की आई आ गया, ये हमारे पास करंट। पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद देखिए क्या कैलकुलेट उन्होंने निकाला। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या कैलकुलेट करा रहे हैं, तो कह रहे हैं इफ द करंट डेंसिटी इज डबल्ड एज इट इमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। क्या जा रहा है कि भाई मान लो कि जैसे ही करंट इधर से उधर क्रॉस हुई, यहाँ से आई गया, यहाँ से I1 गया, जैसे ही इस कंस्ट्रक्शन से क्रॉस होती है उसकी करंट डेंसिटी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो अगर मान लो शुरू वाले को जे आप कह दो, J1 को जे आपने कह दिया, तो इधर कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ जे हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी जस्ट डबल हो जा रही है। अगर करंट डेंसिटी डबल हो जा रही है देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ D2। तो फिर आप D2 का डायमीटर आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपके पास वही चीजें हैं। फॉर्मूले में क्या है भाई, आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह इसमें भी हमारे पास A1 इंटू J1 इज इक्वल टू A2 इंटू J2 फॉलो होगा। A1 का मतलब पाई R1 का स्क्वायर इंटू J1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू J2। रेडियस निकालिए, रेडियस का आप डबल करिएगा, आपको मिल जाएगा, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 कितना दे रखा है, R1 मतलब T1 तो वैसे हमको दे रखा, तो वो तो हो गया 1 इंटू 10⁻³ माइनस का 3 का स्क्वायर इंटू J1 को अपने J मान लिया है। फिर यहाँ पर R2 ही हमें फाइंड करना है एक तरह से, R2 का स्क्वायर इंटू करंट डेंसिटी हमारे पास डबल हो जाए, तो इसको आप डबल सॉल्व कर दीजिए, J से J कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। स्क्वायर को वापस शिफ्ट कर दीजिए, जैसे ही आप स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा R2 बराबर ये √3 एंड 10⁻³ अपॉन में, और नीचे हो जाएगा √2। तो वापस इसको आप एक बार रेशनलाइज कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। रेशनलाइज जब आप करेंगे, एक सेकंड, हाँ, एक नया पेज हमको ले लेना चाहिए, थोड़ा सा रुकिए बस एक सेकंड, इसकी में कॉपी तुमको चल, फिर हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर R2 की वैल्यू, R2 आ गया है 10⁻⁻⁴
आज तो हमारे पास आ चुका है 10⁻³ अपॉन अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइज हो जाएगा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 अपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ ये आ गया R2। अच्छा ध्यान रखिएगा सारी चीजें हम मीटर में कन्वर्ट करें। तो अगर मेरे पास R2 आ गया तो मैं D2 निकाल सकता हूँ। R2 की वैल्यू मुझे पता है तो मैं D2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। दैट इज D2 क्या हो जाएगा, तो D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2 इसका डायमीटर। तो अंडर रूट 2 इंटू 10⁻³ मीटर, जिसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 मिलीमीटर, क्योंकि चीजें ऊपर स्टार्टिंग में हमको मिलीमीटर में दिया था। तो 1.414 का हमारे पास दूसरा डायमीटर आ गया D2 वैल्यू। ठीक, ये नहीं हो जाएगा। जो दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो जाएगा, 1.414 टाइम्स। अच्छा ये अंडर रूट 2 की वैल्यू है। अब दो वैल्यूज को थोड़ा सा याद रखिए, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, 1.414 और 1.732 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं। इनको आप ध्यान रखिए, ये कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में यूज होता है आपके पास। चलिए ये है सवाल और इसका सोल्यूशन आगे दीजिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका भी आंसर हमारा कम आंसर आ गया है 1.414 जो दूसरा का डायमीटर होना चाहिए दूसरी तरफ का, वो 1.414 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग हॉलो ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ये एक्सटर्नल डायमीटर, एक ट्यूब है हमारे पास जिसका एक्सटर्नल डायमीटर हमको दे रखा है कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 5 mm। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक टाइप वायर होती है। अब ये वाली वायर की खास बात क्या है कि ये वाली वायर हमारी हॉलो है। हॉलो वायर आप समझते हैं, हॉलो वायर का मतलब एक पाइप की तरह, स्ट्रॉ की तरह जैसे होते हैं, उस तरीके का एक वायर ऐसा है कुछ, इस तरीके का वायर, जिसमें यहाँ यहाँ पर सिर्फ मटेरियल है, बाकी ये पूरा खाली है हॉलो, बाकी ये हॉलो। अगर आप इसको फ्रंट, इसके अंदर करंट फ्लो करें, फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट फेस इसका कैसा होगा, फ्रंट से भी कैसा रहेगा, एक सर्कल आपको दिखेगा और उसी के अंदर एक और सर्कल आपको दिखेगा। तो हमको उन्होंने कहा है कि जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल जिसको मैं कह दूं R2, तो जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है आपको दी है, दैट इज 5 मीटर। इसकी लेंथ हो गई, लेंथ, तो गिवन चीजें आप लिखते भी रहा करिए। लेंथ हो गई हमारे पास 5 मीटर की, एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 5 mm। और इसकी जो थिकनेस है, ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 5 mm। 5 mm का मतलब, मिलीमीटर का मतलब 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 0.5 सेकंड। इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर इज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है हमारे पास जो कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रो की वैल्यू हमारे पास दी है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, मीटर। देन डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस। तो अब इसका हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस होता है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इसमें R रेजिस्टेंस होता है, रो इज द स्पेसिफिक, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। कई बार सवाल में वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल करके ही जोड़े हुए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, रेजिस्टिविटी हो गई 1.7 इंटू 10⁻5, यही वैल्यू जो दी है, -5, सॉरी -5 में दिया है, -5 लिखिए, इंटू लेंथ उसकी हमको 5 मीटर दे दी थी, और एरिया, एरिया कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो एरिया आपको इस्तेमाल करना है क्रॉस सेक्शन वाला। क्रॉस सेक्शन वाला मतलब ये वाला पोर्शन, इसको आप क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला चीज, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा आपका,
इस एरिया को निकालने के लिए आप पहले बड़े वाले का एरिया निकालिए, फिर छोटे वाले का एरिया निकालिए, देन उसको घटा दीजिए, यानी R2 माइनस R1। तो पाई बड़े वाले का एरिया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये हमारे पास दे देगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसी को हमें इस्तेमाल करना भी है। तो 1.75 इंटू 5 इंटू, नीचे थोड़ा सा लिखते हैं, 1.75 इंटू 5 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, नीचे आप लिखेंगे 22, ऊपर हो जाएगा 7, और R2 माइनस R1 कितना होगा, तो देखिए 10.5 का स्क्वायर माइनस, अगर आप R2 तो बराबर में तो उसको 10 ही लिखिए, 10 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला, तो इसमें से सिर्फ आपको ये घटा देना है वैल्यू, तो 9.5 हो जाएगा हमारे पास। एक सेकंड, एक सेकंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर डायमीटर दिया था हमको कि वो, सॉरी ये एक्सटर्नल डायमीटर था ना, ये हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर था, इसका मतलब R2 की वैल्यू 10 नहीं होगी, R2 की वैल्यू होगी हमारे पास 5। R2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो डायमीटर दिया है तो ये हो जाएगा 5, और ये 0.5 की थिकनेस है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, इसी को आपको सॉल्व करना है बस, और इंटू 10⁻⁻5, और ये सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो इसका मतलब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी, 10⁻4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और चूंकि यहाँ पर एरिया का इन्वॉल्वमेंट है तो 10⁻⁻4 हो जाए। ठीक ठीक ठीक, तो 1.75 इंटू 5 इंटू 7/22, ये कितना आएगा, इसको आप 5 का स्क्वायर 25 मान के चलिए, और ये 45, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 4.5 5 प्लस 4.5 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा प्लस माइनस का मिल जाएगा, तो ये कटपुट करिए जरा, 1.75 इंटू 5 इंटू 7/22 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 0.5 इंटू 9.5, और इंटू 10⁻⁻1। पॉइंट में नीचे 2 जीरो यहाँ पे हैं, ये दोनों काट दीजिए, 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, तो 1.75 इंटू 22 तो 95, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 से 35, 175 इंटू 7/22 इंटू 95, और 10⁻⁻1 को चाहे तो आप नीचे लिख लीजिए या यहीं पर लगा रहने दीजिए। अब ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, इसको जरा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, 5 से काट दें, 5 से कट करिए तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 5, 9 जा 55, 5 से इसको काटिए, 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब यहाँ से हम क्या कटिंग कर सकते हैं, 19 से रफली अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स जाएगा, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट 1.9 लिख लेता हूँ, 1.9 ये हो गया, एंड हाँ, अब 1.9 इंटू 7, 19×95 और 133 133 होगा, 7 ठीक 133, और पॉइंट लगेगा यहाँ पर 22, और इंटू 10⁻⁻1। अब इसको आप कट करिए, ये रफली अराउंड कुछ वही 0 पॉइंट, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा है तो 0.57 के पास पास जाएगा, इंटू 10⁻⁻1, और पॉइंट लगेगा एक डिजिट पर, दो डिजिट पर नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए 57, तो ये नियर अबाउट आंसर जाएगा आपका 0.57। एक सेकंड, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को साइड में कर देता हूँ।
इसको मैं ऊपर साइड यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक, तो ये रफली आपका हो जाएगा 0.75 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये आंसर हो गया हमारा यहाँ पर 0.57 इज योर आंसर फॉर दिस ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टिविटी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इन विच करंट डेंसिटी ऑफ 2.5 एम्पियर पर मीटर। हमको करंट डेंसिटी दे रखा है। सबसे पहली चीज आप नोट करते जाइए, जो जो डाटा आपको मिलता जाए। आपको करंट डेंसिटी दे रखा है कितना, 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज फाउंड टू एक्सिस्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इट। आपको निकालना है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन विच द करंट डेंसिटी। तो गिवन डाटा में आपके पास करंट डेंसिटी यानी आपको जे की वैल्यू प्रोवाइडेड है। जे की वैल्यू कितना दिया है, 2.5 इंटू, बस 2.5 दिया, 2.5 दे रखा है। और वोल्टेज दे रखा है इन्होंने 15 का वोल्ट पर मीटर और 2.5 एम्पियर पर मीटर इनवर्स। ये दोनों वैल्यूज आपको दी हैं। अब इससे आप थोड़ा आइडिया लगाइए कि रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कुछ मिलती जुलती हुई चीजें हैं। और ये आपको देखने को कहाँ पर मिली थी, जहां पर आपने इस्तेमाल किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ फॉर्म्स का। वेक्टर फॉर्म का आपने इस्तेमाल किया था, वहां पर आपको ये चीजें दोनों के दोनों मिल गई थी देखने के लिए। तो फिर से आप इसको नोट करिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या था। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ दैट इज, अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा सा आप जस्ट ऐसे रिवाइज कर लीजिए कि आपको V इक्वल्स टू आई आर याद है। यहाँ से आपने लिखा था V इक्वल्स टू E इंटू एल इज इक्वल्स टू आई को एज इट इज रहने दीजिए, रो एल बाई ए किया था, एल से एल कैंसिल था, तो E बराबर यहाँ पर ए रो आ गया था, ए नहीं सॉरी, आई बाई ए मतलब जे हो जाएगा, तो जे टाइम्स मैग्नीट्यूड वाइज यही था। तो आप इसी को इस्तेमाल कर लीजिए, आपको रो की वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओ टाइम्स जे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है 15 इज इक्वल टू, यूनिट सब एसआई यूनिट में है तो हमें प्रॉब्लम दिक्कत की वहां पे बात है ही नहीं, तो उसको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो रो की वैल्यू आ जाएगी और जे हमारा 2.5, सिंपल सवाल हो गया। 15/2.5 इज इक्वल टू रो, यूनिट सब एसआई यूनिट में। यहाँ से आप रो निकाल लीजिए, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 6 इक्वल टू, तो रो बराबर आ गया 6 और रो की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया था सवाल, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, what will be its new resistance if it is stretched to n times its original length। अब देखिए इसमें दो तरह के सवाल आपके बनते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग का हो गया, फिर ये कह देते हैं कि पहले रेजिस्टेंस इतना था उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया, अब नया रेजिस्टेंस आप बताइए। पहले रेजिस्टेंस कुछ था, उसके बाद उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1/4 टाइम्स कर दिया गया, अब उसका रेजिस्टेंस बताइए, नया रेजिस्टेंस कितना होगा। इस तरीके के सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के सवाल होते हैं। पहला, एक तो आपने बिना कुछ चेंज किए, मतलब जिन जिन चीजों में केवल बोला गया सिर्फ उन्हीं में चेंज हुआ है। और दूसरा आपको क्वेश्चन बनता है स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग जैसे आप करेंगे तो मान लीजिए मैं इसको खींचूंगा तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वो पतला होता जाएगा। ये स्ट्रेचिंग का सवाल हो गया। अब जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ, मैंने इस पेन की लंबाई डबल कर दिया, अब मैं बोलूं या ना बोलूं कि थिकनेस को कांस्टेंट रखा, वो अंडरस्टूड है कि उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, वो कांस्टेंट है। दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक जिसमें आप स्ट्रेचिंग करके लाइन लेंथ को चेंज करते हैं, एक नॉर्मली लेंथ वगैरह चेंज हो जाती है। इस तरह के पैरामीटर पैरामीटर हम उसमें चेंज करते हैं।
अब इसमें जैसे इन्होंने कह दिया है कि भैया आपने इसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच किया है तो उसका डायमीटर भी कम हुआ होगा, तो उसके हिसाब से आपको इसको वॉल्यूम कंजर्व करके तब करना होगा, अदरवाइज फिर आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम। रेजिस्टेंस कितना है वायर का, पहले हमें आर ओम दे रखा है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। पहले आपको कहा गया, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वायर थी, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम का था। तो कोई आए भाई साहब और इस वायर को क्या करना शुरू किया, खींचना शुरू किया, खींचते खींचते कितना बड़ा इसको कर दिए, जितनी बड़ी इसकी लेंथ थी, पहले मान लीजिए लेंथ एल थी, एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, तो इसको जो खिंचाई किया गया वो एन टाइम्स एल का किया गया। अब आपको बताना है कि इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। एल डैश तो आपने बता दिया, एन टाइम्स एल हो गया। अब आप इसका नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होगा, अब इसका आपको नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए ए डैश था, रेजिस्टेंस आर डैश था, लेंथ एल डैश, एल डैश हो गया हमारे पास एन टाइम्स एल डैश, उन्होंने खुद बोल रखा है। एरिया ए डैश है, आपको सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको आर डैश पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप ओल्ड कंडीशन को लेकर के चलिए। ओल्ड कंडीशन में क्या लिखा है, ओल्ड कंडीशन में है हमारे पास, ये जो रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे तो अगर इस वायर का पहले मटेरियल जो भी रहा होगा उसके मटेरियल को नहीं चेंज किया गया, यानी वायर का मटेरियल वही है, तो रो हमारा अभी भी रो ही रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी पैरामीटर्स इसके लिखिए, आर डैश, एल डैश, ए डैश एंड रो डैश। क्या क्या इसमें से चेंज हुए हैं, तो आर डैश आपको निकालना ही है, एल डैश को उन्होंने चेंज करके एन टाइम्स एल कर दिया, एरिया हमें पता नहीं, रो हमारा रो ही है। ठीक, तो सबसे पहले एरिया में क्या चेंज आया उसको कैलकुलेट करिए। तो आपको पता है वॉल्यूम इनिशियल का और वॉल्यूम फाइनल का दोनों का क्या होगा, सेम रहने वाला है। तो इनिशियल का वॉल्यूम क्या था, इनिशियल का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया, तो लेंथ बेस एरिया इनटू हाइट, दरअसल वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला यही होता है, तो इनटू एरिया। एल इनिशियल, इनिशियल का लेंथ एल था, एरिया ए था, फाइनल का लेंथ एल डैश हो गया, एरिया ए डैश हो गया। वैल्यूज पुट कर दीजिए, एल इंटू ए, एल इंटू ए बराबर एन टाइम्स एल इंटू ए डैश, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ए अपॉन एन बराबर ए डैश। तो जो नया एरिया आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पुराने वाले एरिया का एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक, चेंज करके इसको कितना कर दिया गया है, एन टाइम्स एल, इसको भी कर दिया गया है। अब आप नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो डैश इज इक्वल टू, आपने इक्वल टू में फॉर्मूला क्या है, रो एल डैश बाई ए डैश, ये फॉर्मूला है आपका। तो नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रो का रो चेंज नहीं हुआ, एल डैश हमारा चेंज होके एन टाइम्स एल हो गया है, और ए डैश चेंज होके ए अपॉन एन हो गया है। ऐसा इसको सॉल्व करना जानते हैं, तो आर डैश बराबर, फिर वाला नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, तो रो एन स्क्वायर एल अपॉन ए, तो आर डैश कितना हो गया, एन स्क्वायर बाहर लिख लीजिए, रो एल बाई ए, और आर डैश आ गया हमारे पास एन स्क्वायर टाइम्स आर। ये हो गया हमारे पास नया रेजिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो जितना भी पहले पुराना रेजिस्टेंस था उसका एन स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास। ठीक, चलिए, ऐसे हर बार जब भी आपको स्ट्रेचिंग वगैरह के सवाल दें आप करिए। अगर उन्होंने कोई अपने से स्पेसिफाई नहीं किया तो ये वाली चीज आपकी क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, इसमें फिर आपको कोई अलग से इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर नॉर्मली चेंज होता है तो फिर आप इसको गायब कर देंगे अपने सेक्शन से, फिर आप इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, फिर आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखिए जो जो चीजें चेंज हुई हैं उनको ही लिखिए और उनको फॉर्मूले में यूज करिए, बस हो गया, सेम वही पैटर्न पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है अ सिलेंडर वायर इज स्ट्रेच्ड, एक इसको भी देखिए स्ट्रेचिंग का ही सवाल है, यानी आपको वापस से वॉल्यूम को एक बार कांस्टेंट मानते हुए ही चलना पड़ेगा। ठीक है, द सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 10%। अच्छा, मान लो मेरे पास एक वायर थी पहले, जिसकी लेंथ एल है, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टेंस इसका आर है। इस वायर को हमने स्ट्रेच किया,
सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 10%, और इसकी लेंथ को हमने चेंज किया। अब जो नई लेंथ आएगी वो कितनी है? अच्छा, स्ट्रेचिंग का सवाल है, इसका मतलब एरिया भी चेंज हुआ होगा, तो ए डैश भी लिख देंगे और नया रेजिस्टेंस आर। वापस से स्ट्रेच करने पर कोई मटेरियल में चेंज नहीं आएगा, तो जो भी हमारे पास रजिस्टिविटी इसकी रही होगी वही रजिस्टिविटी यहाँ पर भी वायर की होगी, वो नहीं चेंज होगी। अब देखो एल डैश कितना हो गया है, एल डैश हमारा इंक्रीज बाई 10%। अच्छा, 10% इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? 10% ऑफ एल बढ़ गया है। तो पहले अगर वो एल था, इसमें बढ़ा कितना? 10% ऑफ एल, यानी एल प्लस 10% का मतलब होता है 100 ऑफ एल। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो 11 एल बाई 10। ये नई वाली लेंथ हो गई। तो नया वाला लेंथ हमारा कितना हो गया? 11 L/10। जो नई लेंथ है एल डैश, वो कितना हो गया? 11 L/10। ये नई लेंथ हो गई। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आते हैं हम लोग। तो ए डैश कितना होगा? सबसे पहले उसको देखिए। ए डैश आपका हो जाएगा, तो वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, एरिया इंटू लेंथ बराबर एरिया इनिशियल वाला हो गया फाइनल इंटू लेंथ फाइनल। लेंथ फाइनल, एरिया था शुरू का ए था, लेंथ एल थी, एरिया का नया एरिया हमको पता करना है, और नई लेंथ हो गई है 11 L/10। एल से एल वापस से कैंसिल हो गया, तो 10 टाइम्स ए अपॉन 11 बराबर ए डैश। तो जो नया वाला एरिया आ चुका है वो है 10 A/11। तो क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं उनको जरा लिखिए। तो आर डैश बताना है, एल डैश, ए डैश एंड रो डैश। क्या क्या चीजें बदली हैं भाई? तो रो डैश हमारा वही है, रो मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। ए डैश जो चेंज होकर के आया है दैट इज 10 A/11 हुआ है। एल डैश को आपने 11 A/10 कर दिया है, 11/10 A कर दिया है, और नया रेजिस्टेंस आपको बताना है। नया रेजिस्टेंस कितना होता है? पहले फॉर्मूला लिखिए। तो नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? आर डैश बराबर रो डैश एल डैश ए डैश। तो रो आर कितना है ये पता करना है आपको, रो तो चेंज नहीं हुआ है। एल डैश हमारा कितना हो गया? 11/10 ऑफ ए, स्ट्रेच किया गया ये, अपॉन यहाँ पर हमारे पास 10/11 टाइम्स ऑफ एरिया हो गया। ये नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये ऊपर रहेगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 11/10 का स्क्वायर और इंटू रो L/, तो जो आर डैश आया वो हमारा आ रहा है 11 का स्क्वायर होता है 121 अपॉन 100 आर। तो ये जो नया रेजिस्टेंस आया है वो 1 पॉइंट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये 100 प्लस, ठीक है, मैं आंसर परसेंटेज में दिया था तो परसेंटेज में देना चाहिए, तो 100 + 21, दोनों के अपॉन में 100 लिख दें, 100 और ये है। तो जो नया रेजिस्टेंस है ये तो कट के 1 हो गया, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आएगा प्लस, और इसको आप लिख सकते हैं 21% ऑफ आर। तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस आ रहा है, जो हमारा नया रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है अभी? वो आ रहा है पुराने वाले रेजिस्टेंस का, वो हमारे पास आ रहा है पुराने वाले रेजिस्टेंस से कुछ बढ़त हुई है। अब बढ़त कितनी हुई है? तो वो बढ़त है 21% ऑफ आर की, इसमें बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब पुराने वाले रेजिस्टेंस से 21% ये बढ़ गया है। ठीक है, आंसर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विल बी, कितना हो जाएगा? 21%। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन
कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। वापस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। एक कॉपर वायर है, मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है। इस वायर में जब से ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो इसका मतलब है वो करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इसमें है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है उन्होंने, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2 mm स्क्वायर। ये एरिया ही दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ करंट ऑफ, जिसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट कितना फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और इसकी रजिस्टिविटी आपको दे रखी है, और इसकी रजिस्टिविटी आपको उन्होंने दे रखी है। रजिस्टिविटी कितने दे रखी है, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीजें कुछ और ही दी हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रजिस्टिविटी टाइम्स जे। यही था हमारे पास ओम्स लॉ। मैग्नेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो रो टाइम्स जे हो जाएगा। देखिए रो तो हमको दे रखा है, तो रो जे को आप लिख सकते हो आई बाई एरिया। जे को आप क्या लिख सकते हो, करंट डेंसिटी, करंट पास फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया ही होता है। तो जे को आप लिख सकते हो रो बाई एरिया। अब इसमें से आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। रो भी आपको गिवन है, ए भी आपको गिवन है, एरिया भी कैपिटल ए भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू आई कितना है आपके पास, आई 1 एम्पियर का है। अब क्या, एरिया कितना है, एरिया है हमारे पास 2, लेकिन ध्यान दीजिए तो ये mm² दिया। 1 mm को कन्वर्ट करने के लिए आपको लगते हैं 10⁻⁻3। इसका स्क्वायर कर देंगे, mm² कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, या यहाँ पर लिख लीजिएगा एरिया बराबर 2 mm²। तो 2 इंटू 10⁻⁻3, 1 mm कन्वर्ट हो गया, एक और करेंगे 10⁻⁻3 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हमने वहां पर डायरेक्ट लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1.7 इंटू 10⁻⁻8, और ये ऊपर जाके प्लस का 6 हो जाएगा पावर। 3 2 जा 6, ऊपर जाएगा प्लस का 6। तो दैट इज 0.28 जा 16 25 इंटू 10⁻⁻2। तो 0.85 इंटू 10⁻⁻2, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 8.5 इंटू मैग्नीट्यूड बढ़ाए हैं, पावर घट जाएगी 10⁻⁻3 वोल्ट पर मीटर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, आसान सा सवाल था। 0.85 इंटू 10, हाँ यहीं पर आंसर मैंने दे दिया है, तो उससे करता हूँ मैंने 0.85 इंटू 10⁻⁻। चलिए बस करें, ये कंप्लीट हो गया सवाल। हम वापस अगले क्वेश्चन पे आते हैं। what will be the change in the what will be the change in the register of a constant wire when the radius is made half and the length reduced to 1/4 of its original length। अच्छा देखिए, इसमें आपको नो स्ट्रेचिंग का सवाल नहीं है, स्ट्रेचिंग नहीं किया गया है, यानी आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वायर है, उस पर इसको कुछ चेंज वगैरह कर दिया गया है, तो ये नई वाली वायर है। यहाँ पर इसकी लेंथ एल मान लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए मान लीजिए। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस आप, तो आप रेजिस्टेंस पे लिख सकते हैं रो एल बाई ए। मटेरियल वही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी वायर को वापस से आपने स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करने के बाद क्या किया, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो मेरे पास व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट वायर व्हेन इट्स रेडियस इज मेड हाफ। जब आपने इसके रेडियस को, यानी जो नया वाला रेडियस था, देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप इसको ओल्ड एंड न्यू का सेट बना लिया करिए। तो इधर हमारे पास है ओल्ड का सेट, इधर हमने लिख दिया है ओल्ड वाला, और इधर हम लिखते हैं न्यू वाले का सेट। ठीक है, न्यू सेट। तो जो रेजिस्टेंस है वो आपको बताना है, एल में कितना चेंज हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना चेंज हुआ है, रो में क्या चेंज हुआ है।
तो रो तो कॉन्स्टेंटन का था, कॉन्स्टेंटन ही, यानी रो में कोई चेंज नहीं है। एरिया को आपने कर दिया है रेडियस मेड हाफ, रेडियस को आपने हाफ कर दिया, एरिया में कोई चेंज नहीं किया है, बल्कि एरिया से रिलेटेड है रेडियस, आपने रेडियस में चेंज कर दिया है। तो आर डैश बराबर r/2 कर दिया है, रेडियस मेड हाफ एंड द लेंथ रिड्यूसेस टू 1/4, और जो लेंथ थी उसको आपने l/4 कर दिया। पुरानी लेंथ हमारे पास देखिए, पुराना वाला चीज यही है, आर पुराना था, लेंथ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड रो है, ये सब ओल्ड वाले थे। नए वाले में ये आपने चेंज किया। अब जरा आप इसमें एरिया की जगह अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम फॉर्मूले को अपने रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको साइड में थोड़ा सा कर देखें, इसमें इन्होंने ना डायरेक्टली एरिया ना दे करके हमें लेंथ का बताया, सॉरी, डायरेक्टली एरिया ना दे करके उन्होंने हमको रेडियस के फॉर्म में बता दिया। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता है रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल डैश बाई ए डैश। क्या क्या चीजें हुई हैं, तो आर डैश आपको निकालना ही है, रो डैश में कोई चेंज नहीं है, एल को आपने l/4 कर दिया है, बाकी रेडियस होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर इसको आपने बदल करके r/2 कर दिया है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आसान से। तो आर डैश बराबर रो l/4 अपॉन पाई r²/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया रो l/पाई r²। आर डैश बराबर रो l/, ये एरिया ही तो है, तो आर डैश बराबर आर ही आ गया, यानी देयर इज नो चेंज इन द रेजिस्टेंस। भाई जो रेजिस्टेंस पहले था वही रेजिस्टेंस बाद में आ गया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज इन रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, द वायर विल हैपन, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A given copper wire is stretched to reduce its diameter। एक हमारे पास गिवन कॉपर वायर है जिसको आपने स्ट्रेच किया है। चलिए दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं हम लोग भी। ठीक है, A given copper wire is stretched to reduce, तो वापस ये स्ट्रेचिंग का केस आ गया। स्ट्रेचिंग का केस है यानी आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए सोचना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास कुछ वायर थी जिसका लेंथ था L, एरिया क्रॉस सेक्शन था A एंड रेजिस्टेंस था R। बाद में इसी वायर को आपने खींचा, खींच करके आपने इसकी लेंथ को बदल दिया, लेंथ हो गई L डैश, एरिया हो गया A डैश और रेजिस्टेंस हो गया R डैश। चलिए क्या क्या चेंजेस किए उसके बारे में हम देखते हैं। तो तो स्ट्रेचिंग में मटेरियल में तो कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो अ गिवन कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। अब एरिया ना दे करके आपको एरिया की जगह इन्होंने डायमीटर दे दिया, तो आप यहाँ डी मान लीजिए, यहाँ एरिया की जगह डी में आप चेंज कर दिए, डी डैश कितना हो गया है, हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, यानी डी का d/2 कर दिया है। वापस से वही काम करना है आपको, ओल्ड एंड न्यू का सेट कोऑर्डिनेट बना लेना है, उसी के हिसाब से करते चले जाना है। इधर आप लिख दीजिए ओल्ड वालों के लिए, इधर आप करिए न्यू वालों के लिए। तो ओल्ड का रेजिस्टेंस था आर, लेंथ थी एल। ठीक है, केवल हमको देखिए यहाँ पर डायमीटर में चेंज दिया और किसी चीज में चेंज नहीं दिया है। एरिया, एरिया की जगह आप डायमीटर इस बार लिख लीजिए, क्योंकि एरिया की जगह उन्होंने डायमीटर से दे दिया है, और रजिस्टिविटी, नया रेजिस्टेंस, नई लेंथ, नया डायमीटर, नया रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है। हाँ, डायमीटर बस में केवल चेंज हुआ है, लेंथ वही है। अच्छा, वो लेंथ वही नहीं है, लेंथ स्ट्रेच किया गया ना, लेंथ चेंज हुई होगी। चलिए तो इन्हीं दोनों को पहले निकालना है। डायमीटर का आपने लिख लिया है, डायमीटर को उन्होंने डायमीटर/2 कर दिया है। तो वापस से आप वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल यूज करेंगे। वॉल्यूम इनिशियल मतलब एरिया इंटू लेंथ, इनिशियल एरिया इंटू लेंथ फाइनल। एरिया इनिशियल कितना था, पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर मतलब d/2 का स्क्वायर, एल लेंथ थी, तो एरिया हो गया हमारे पास पाई डी, दूसरे वाले का है तो d2/2 का होल स्क्वायर इंटू L2। अच्छा, डी को d/2 किया है तो इसलिए हम इसको डी की लिखेंगे, डी को
डी बाई टू के स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस तो डायमीटर तो डी का, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल हमारा हो गया ये 4 आएगा, इधर से सॉल्व करके 4 आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और इधर से एल 2 हो जाएगा। तो एल 2 हमारा बता रहा है कि ये चेंज होते 4 टाइम्स एल हो गया। डी को अगर आप 2 टाइम्स करेंगे तो लेंथ हमारा चेंज होकर के 4 टाइम्स हो गया। अब नया रेजिस्टेंस सॉल्व कर दीजिए, तो नया रेजिस्टेंस बराबर नया रजिस्टिविटी एल डैश अपॉन ए डैश, यहाँ से आप निकाल सकते हैं आर डैश बराबर रो का रो है, एल का हो गया है 4L अपॉन एरिया का हो गया है पाई, और डायमीटर हमारा आधा हो गया था तो डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो आर डैश बराबर 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और एक 4 और आएगा ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश बराबर 4 4 जा 16 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर का मतलब एरिया, तो आर डैश बराबर 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। तो जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 16 टाइम्स, कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 16 टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए ये रहा आपका आंसर 16 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियोस्टेट हैज 100 टर्न्स ऑफ वायर, एक रियोस्टेट है हमारे पास जिसमें वायर के कितने टर्न है, रफली 100 टर्न्स है ऑफ वायर 0.4 mm हैविंग रेजिस्टिविटी, जिसका रेडियस कितना है 0.4 mm। एक रियोस्टेट कुछ आपको देखने में इस तरीके का दिख जाएगा। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप का कुछ चीज, ठीक है। ये एक रियोस्टेट है हमारे पास, इसमें आपको यहाँ पर एक चौकी वगैरह रहता है, उसको आप कनेक्ट कर करके जितना आपको रेजिस्टेंस चाहिए रहता है उसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें आपको दिया है रियोस्टेट हैज 100 टर्न्स, रियोस्टेट में कितना टर्न्स है 100 टर्न्स है, यानी ये 100 सर्कल्स है, 100 टर्न्स है ऑफ वायर ऑफ रेडियस 0.4 mm, एक वायर है। अच्छा वायर का रेडियस कितना हो गया, ये जो वायर इसमें यूज हुई है जिसको अपने सर्कल कर कर करके रखा हुआ है, इसका जो रेडियस है वो है हमारे पास 0.4 mm। हैविंग रजिस्टिविटी, इसकी आपको रजिस्टिविटी दे रखी है 4.2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द ईच टर्न, इस टर्न का जो डायमीटर है यानी ये डायमीटर आपको दे रखा है, ये वाली वैल्यू, ये डायमीटर आपको दे रखा है, ये डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हमारा है 3 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट कैन बी इंट्रोड्यूस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस उतना ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जितना कि उस वायर का मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, आप उतना ही मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसमें भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पूरी वायर का आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले पूरे वायर की लंबाई निकाल लीजिए, पूरे वायर की लंबाई कितनी होगी, तो एक टर्न की लंबाई आप निकालिए इनटू उसको क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा। एक टर्न की लंबाई क्या होगी, सबसे पहला काम आप लेंथ निकालिए, लेंथ ऑफ वायर, तो एक टर्न की लंबाई क्या हो जाएगी, दैट इज 2πr इंटू 100। अब 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, अच्छा रेडियस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला रेडियस इस्तेमाल करेंगे आप, यानी ये डायमीटर आपको 3 दिया है तो रेडियस हो जाएगा 3/2, आधा इंटू 100 कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे 3.14 यूज कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि 3.14 इंटू 3 इंटू 100, तो 3 गुना इसका करेंगे तो 9.42 इंटू 100, तो दैट इज 942 यहाँ पर आ जाएगा पावर, तो ये आपने सेंटीमीटर में पुट किया था तो ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर की वो वायर है हमारे पास, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 से डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा 9.42 मीटर हो जाएगा। तो ये आ गई लेंथ ऑफ द वायर, बस आधा सवाल तो खत्म हो गया। अब आपने लेंथ निकाल लिया है वायर का,
ऐसे हल्का सा डायग्राम बना लीजिए। पूरी वायर जो आपने पूरा उसमें गोला गोला वायर यूज किया है सर्कल फॉर्म में, डायमीटर उसमें सर्कुलर फॉर्म में हेलिक्स फॉर्म में वायर हमारी हुई है, उसकी लेंथ है हमारे पास 9.42। ये लेंथ हो गया मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका रेडियस आपको दे रखा है। रेडियस इन्होंने दिया है कितना, 0.4। तो इतनी ज़्यादा समय लगेगा क्या, हम एक पेज की और जरूरत पड़ जाए। चलिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, या डायरेक्ट में कैलकुलेशन करेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है तो रो एल बाई ए। तो रो आपको दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू रो। एल आपने निकाला है 942 अपॉन एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन का था पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी वही 3.14। डायरेक्ट पुट करिए 3.14 पाई, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मतलब 0.4 में दिया है तो 10⁻³ का स्क्वायर। 3.14 से इसको वापस काट दीजिए तो 3 बार में ये चला जाएगा, और 4.2 अपॉन 0.4 का स्क्वायर 0.16, ये हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हो गई, इधर वाला वैल्यू हो गया, इधर बचा क्या, 10⁻⁻7 इंटू। अच्छा ध्यान दीजिए, ये 10⁻⁻6 आएगा, ऊपर जाकर 10⁻+6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस यही आपको सॉल्व करना है, यही डिस्टेंस है। आप ये पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 आ जाएगा, इसको कट कर दीजिए। तो 4 से कट कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 105/4 इंटू 10⁻⁻1, ये कितना आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, और ये बचा 25, 4 6 जा 24, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 25 इंटू 10⁻⁻1, ये हो जाएगा आपके पास, 10 से डिवाइड है तो 2.625 ओम हो जाएगा हमारे पास आंसर। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 7.875 आ रहा है, 7.875, 7.875 कहाँ से आएगा भैया, वो की वैल्यू हमने 4.2 पुट किया है, और एल की वैल्यू है, नहीं एल की वैल्यू आपने कैसे निकाली है, 100 टर्न्स थे हमारे पास, हर एक का डायमीटर 3 सेंटीमीटर का था, यहाँ पर आपने सेंटीमीटर में रख दिया था तो वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 3 से काटा था, 3 4 जा 12, 3 4, 3 3 जा 9, बस ये ठीक है। ये हमारे पास सेंटीमीटर मीटर कन्वर्जन सही हुआ था। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए मिली सेंटीडेशी मीटर, ठीक है सही है। तो ये लेंथ आ गई थी। लेंथ के बाद आप पहले पुट करिए रो एल बाई ए, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये 0.4 हमें डायमीटर रेडियस ही दे रखा था, तो रेडियस पर ही स्क्वायर करते हैं, तो 4.26 अपॉन 16, एक 3 छूट गया है, ये वाला मल्टीप्लाइड वाला 3 हमारा यहाँ पर छूट गया है। इसको 3 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 7, और 3 6 जा 18, यहाँ पर आ जाएगा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6 6 1 7, ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस। ये आ गई फाइनल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक। So, चलिए, थैंक यू फॉर दिस। ऐसा है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, जो भी प्रॉब्लम रहे दिक्कत रहे वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।